हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, तुम लोगों से बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुम ही लोग मुझे बताओ कि आखिर इंडियन इकोनॉमी का लाइफलाइन क्या हो सकता है। तो देखो, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसके गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गुड्स हो गए जो बहुत तरह के इंडस्ट्रीज से आते हैं, और सर्विस हो गए जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल यही सारी चीज होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनते हैं, वो इंडस्ट्रीज से कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचते हैं, या फिर वो इंडस्ट्रीज से शॉप में कैसे पहुंचते हैं जहां से तुम जाके सामान को लेते हो। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या फिर इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसी भी कंट्री के फास्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वही होता है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब एक और सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन किन किन जरिए किया जा सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, 3 वेज से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज। तो चलो जल्दी से सुधांशु भैया को बुलाते हैं और रोडवेज को अच्छे से समझते हैं। 2014 एंड 15 के डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 54.7 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क है। रोड नेटवर्क का ग्रोथ किसी भी और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे से बेटर है। उसके क्या क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोड के कंस्ट्रक्शन में सबसे कम पैसा लगता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है अगर रेलवे से कंपेयर किया जाए तो। और साथ ही साथ रोड किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बनाया जा सकता है, चाहे कोई जगह बहुत ही ज्यादा हाइट पे हो, पहाड़ वगैरह पे बहुत इजीली रोड बन जाता है, या फिर किसी भी टाइप का जियोग्राफिकल लोकेशन हो, चाहे कहीं पे स्नो ज्यादा पड़ता हो या फिर कहीं पे हीट ज्यादा पड़ता हो, हर जगह पे रोड बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और क्योंकि रोड्स को हायर एल्टीट्यूड्स पे भी बनाया जा सकता है, इसलिए रोड्स के ही थ्रू हिमालयस हमारी कंट्री से कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि हमने हिमालय के पहाड़ों पे भी रोड बना दिए हैं। चौथा पॉइंट है कि रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि रोड हर किसी के घर के बाहर प्रेजेंट है। मतलब कि रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, रोड पे जाते हो और तुम्हारे जो भी व्हीकल है उसको यूज कर इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट यह है कि रोड बाकी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच का लिंक बनता है, और रोड ही है जो एयरपोर्ट्स, रेलवेज, वाटरवेज सभी चीज को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ये थे रोडवेज के कुछ फीचर्स या फिर एडवांटेजेस। अब हम टाइप्स ऑफ रोड्स को देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रोड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। मतलब कि एक रोड पे कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रोड का विड्थ कितना है, रोड के ऊपर किस टाइप का व्हीकल ट्रैवल कर सकता है। इन बेसिस पे रोड को टोटल 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर सुपर हाईवे, दूसरा नेशनल हाईवेज, तीसरा स्टेट हाईवेज, चौथा डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, पांचवा अदर रोड्स और 6th है तुम्हारा बॉर्डर रोड्स। अब हम इन सारे टाइप्स के रोड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ रोड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, और इस हाईवे का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टाइम बिटवीन मेगा सिटीज, मतलब बड़े बड़े सिटीज के बीच में जो ट्रैवल टाइम है उसे कम करना। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का एक एग्जांपल है अ हाईवे लिंकिंग बिटवीन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। और इसे तुम स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। ये बेसिकली 6 लेन हाईवे है, और इस प्रोजेक्ट को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट करा था। अगला टाइप ऑफ रोड है नेशनल हाईवेज, और नेशनल हाईवेज का काम होता है कि इंडिया की एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करता है। मतलब कि इंडिया के एक कोने के शहर को किसी दूसरे शहर के साथ कनेक्ट करने का काम होता है एक नेशनल हाईवे का। और इसका एक एग्जांपल है शेरशाह सूरी मार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है। और इन नेशनल हाईवेज को मेंटेन किया जाता है CPWD के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब अगला आता है स्टेट हाईवेज। जो स्टेट हाईवे होता है ना, वो किसी भी स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, और स्टेट हाईवे को मेंटेन करने का काम PWD करता है, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पे एक और फन फैक्ट है, स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी के जो रोड्स होते हैं ना, या फिर तुम कह सकते हो यूनियन टेरिटरी के जो हाईवेज होते हैं ना, उसे मेंटेन करने का काम भी PWD ही करता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर के बाकी जगहों से कनेक्ट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को जिला परिषद के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब देखो, इन सारे रोड्स के अलावा कुछ और भी रोड्स होते हैं जिन्हें हम अदर रोड्स के कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि रूरल रोड्स हो गए, जो कि रूरल एरियाज में, विलेजेस में ज्यादातर बनाए जाते हैं। और इस तरह के जो रूरल रोड्स होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस होता है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर होता है। और तो और हम इन अदर रोड्स को सीजनल मोटरेबल रोड्स भी बोल सकते हैं। देखो, इसे याद रखना क्योंकि ये MCQ में भी 1 नंबर के लिए आ सकता है। पूछ सकता है कि हम अदर रोड्स को और क्या बोलते हैं, सीधा बोल देना सीजनल मोटरेबल रोड। अब एट लास्ट हम बात कर लेते हैं बॉर्डर रोड्स की। बॉर्डर रोड्स ऐसे रोड्स होते हैं जो हमारी कंट्री के बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इन सारे बॉर्डर्स के आसपास जितने भी रोड बनाए जाते हैं जो कि एकदम एक्सट्रीम टेरेन वाले एरिया में होते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे रोड बनाना आसान नहीं होता है, वहाँ पे पहुंचना आसान नहीं होता है, फिर भी वैसे जगहों पे रोड बनाया जाता है
ताकि वहां तक आर्मी पहुंच पाए और वैसे एक्सट्रीम जगहों पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हो पाए। और इन बॉर्डर रोड्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में सेटअप किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया, ये रोड्स एक्सट्रीम एक्सेसिबिलिटी वाले जगहों पे डेवलपमेंट को पहुंचाने का काम करती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब देखो, रोड्स को बनाने में कुछ मटेरियल्स का यूज किया जाता है और उस बेसिस पे रोड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है मेटालिक रोड्स और दूसरा कैटेगरी है अनमेटल रोड्स। बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स। अब देखो, मेटल रोड्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वो रोड मेटल का बना हुआ होगा। वो रोड एक्चुअली में सीमेंट, कंक्रीट और कोल का बना हुआ होता है और पता है, इसे हम वेदर्ड रॉक भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अनमेटल रोड किस चीज का बना हुआ होता है। तो देखो, अनमेटल रोड जो होता है ना, वो क्ले और क्रस्ट रॉक्स का बना हुआ होता है। क्रस्ट रॉक मतलब ईटा कंकड़ समझ सकते हो। लेकिन देखो, अनमेटल रोड्स जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है और इसलिए अनमेटल रोड्स जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं, यानी कि टूट फूट जाते हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझो। अब हम जान लेते हैं कि रोड डेंसिटी क्या होता है। तो हमारे कंट्री में पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितना किलोमीटर रोड बना हुआ है, इसी चीज को हम रोड डेंसिटी बोलते हैं। और पूरे कंट्री में रोड डेंसिटी एक जैसा नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रोड डेंसिटी है वो है 12.14 किलोमीटर और वहीं जो केरला का रोड डेंसिटी है वो है 517.77 किलोमीटर। और अगर रोड डेंसिटी का नेशनल एवरेज निकाला जाए, यानी कि पूरे कंट्री में हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने किलोमीटर ऑफ रोड प्रेजेंट है, तो वो होगा 142.6 किलोमीटर, यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल 146 किलोमीटर ऑफ रोड प्रेजेंट होता है। अब चलो कुछ रोड प्रॉब्लम्स को ही देख लेते हैं। देखो, अब रोड डेंसिटी कितना भी हो, चाहे 140 हो चाहे 200 हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में जो रोड्स है ना, वो अनमेटल रोड्स है। यानी कि ये ऐसे रोड्स है जो ज्यादातर रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं, यानी कि टूट फूट जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए फिर से हमारे टैक्स से पैसे काटा जाता है और इन्हें दोबारा बनाने के लिए हमसे फिर से भर भर के टैक्स लिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स तुम कह सकते हो, हमारा टैक्स पानी में चला जाता है। दूसरा पॉइंट, देखो, कहने को तो नेशनल हाईवे बहुत अच्छा लगता है कितना प्रॉपरली मेड होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे कि कई सारे नेशनल हाईवेज का कितना ज्यादा बुरा कंडीशन है। थर्ड प्रॉब्लम है ट्रैफिक और पैसेंजर्स। अगर तुम लोग शहर में रहते होगे तो तुम लोग देखते ही होगे कि रोड में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। और देखो, भले गवर्नमेंट कितना भी अच्छा रोड नेटवर्क बना दे, ये सोचकर कि लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, ऐसा हो नहीं पाता है ड्यू टू ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स। इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। मान लो भले प्रॉपर रोड नेटवर्क है और हमें 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है और नॉर्मली उसके लिए हमें 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में कई बार 40 मिनट से 1 घंटा भी लग जाता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यही सारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है रोड्स के। अब हम देख लेते हैं अपने अगले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, जो कि है रेलवेज। तो हमारे कंट्री में रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा लोग रेलवेज का यूज करते हैं कहीं भी ट्रैवल करने के, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन पे जाना हो या तुम्हें अपने नानी घर जाना हो, कहीं भी जाना हो, ज्यादातर लोग रेलवेज का ही यूज करते हैं। रेलवे ही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ग्रो कर पा रहा है। और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जहां पे कि 7000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशंस हैं और इंडियन रेलवे नेटवर्क लगभग 70,000 किलोमीटर जितना लंबा है। इसमें 11,000 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स यानी कि ट्रेन्स हैं, 54,000 से भी ज्यादा पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स और 6,000 से भी ज्यादा कोचेज हैं। तो ये थे इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ नंबर्स, चाहो तो तुम इन्हें याद कर सकते हो। और साथ ही साथ ये डेटा ये भी बताता है कि इंडियन रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है। अब हम लोग इंडियन रेलवेज के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि मोस्ट कॉमन है वो है कि बहुत सारे लोग इंडियन रेलवेज में बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं एंड ट्रस्ट मी, इसे बहुत सारे लोग अचीवमेंट के तौर पे मानते हैं। उन्हें लगता है बिना टिकट के ट्रैवल कर लिए वाह क्या अचीवमेंट है, हालांकि इससे इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। दूसरा प्रॉब्लम, ऐसा कई बार हुआ है कि लोग ट्रेन को रुकवा देते हैं, रेलवे पटरी पे कुछ अनवांटेड चीज रख देते हैं जिसके कारण ट्रेन को रुकना पड़ जाता है। और कई बार तो ट्रेन के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो चेन को अननेसेसरीली पुल कर देते हैं, जबकि हम सबको पता है चेन को तभी पुल करना है जब कोई सच में इमरजेंसी हो, और वो इमरजेंसी पर्सनल नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी सच एस ट्रेन में आग लग गया हो या फिर और कोई बड़ा इमरजेंसी हो, लेकिन लोग फालतू का चेन भी खींचते हैं और ट्रेन को कई बार रुकवा भी देते हैं, जिससे रेलवे प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है।
तीसरा पॉइंट है कि कई बार जो लोग होते हैं ना वो रेलवे के प्रॉपर्टीज को चोरी कर लेते हैं। खासकर थर्ड एसी में ऐसा कई बार देखा गया है कि जो पिल्लो और ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दिया गया है ना उसे चोरी कर लिया गया है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो रेलवेज को फेस करने पड़ते हैं। ज्योति, तुमने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस ही कर दिया कि रेलवेज को डिफिकल्ट टेरेन वाले कंडीशंस जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिली एरियाज, इन जैसी जगहों पे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर बाई चांस अगर बना भी दिया जाए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। बहुत बार ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट होने का चांस होता है या फिर लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करने से। अब हम बात कर लेते हैं पाइपलाइंस की। तो पहले पाइपलाइंस का यूज किया जाता था वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे वो सिटीज में तुम्हारे घर में वाटर का सप्लाई देना हो या फिर इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई देने के लिए हो। पर आज के टाइम पे पाइपलाइंस का यूज और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो पाइपलाइंस में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इन सारी चीजों का भी सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को या फिर रिफाइनरीज को। और हमारी कंट्री में ऐसे 3 मेजर पाइपलाइन के नेटवर्क्स हैं। सबसे पहला तो ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बनाया गया है जो कि आसाम से यूपी तक बनाया गया है। और ये पाइपलाइन गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, राजबंद, मौरीग्राम, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी होते हुए यूपी के रानपुर तक आता है। और जो दूसरा पाइपलाइन का नेटवर्क है वो गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जलंधर तक बनाया गया है। और जो तीसरा मेजर पाइपलाइन है वो एक गैस पाइपलाइन है कि हरीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर यूपी तक बनाया गया है। और ये सारे पाइपलाइन नेटवर्क के इमेजेस तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ। अब हम लोग अगले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखते हैं जो कि है तुम्हारा वाटरवेज। देखो जो वाटरवेज है ना वो तुम्हारा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि इसमें बस एक ही खर्चा आता है, वो है शिप या फिर बोट बनाने का। एक बार अगर शिप बन गया तो फिर ज्यादा खर्चा नहीं आता है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि शिप को तैराने में ज्यादा फ्यूल का यूज नहीं होता है। ज्यादातर डेस्टिनेशन वाटरवेज के जरिए ही ट्रैवल किया जाता है। और अगर हम इंडिया इनलैंड नेविगेशन की बात करें तो वो 14,500 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। इंडिया इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है जब हम इंडिया के अंदर ही वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आई नो यहाँ पे तुम में से बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि क्या सच में इंडिया के अंदर ही वाटरवेज के जरिए बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसलिए अभी मैं तुम्हें नेशनल वाटरवेज के बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और ये सारे तुम्हें स्क्रीन पे शो करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला है गंगा रिवर जो कि इलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करता है और ये 1620 किलोमीटर जितना लंबा है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि सडिया और दुबरी को कनेक्ट करता है और ये 891 किलोमीटर जितना बड़ा है। तीसरा है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला जो कि 205 किलोमीटर बड़ा है। और पता है कृष्णा और गोदावरी के कुछ पार्ट और ककिंदा रिवर जो कि पुडुचेरी है, ये सब आपस में मिला के एक कैनाल फॉर्म करते जो कि 1078 किलोमीटर जितना बड़ा है। इवन कि इंडिया के अंदर कई सारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट ब्राह्मणी और मातृ रिवर के द्वारा भी किए जाते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि 95% ऑफ कंट्री ट्रेड मतलब इंडिया से जिन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है वो 95% वाटरवेज के जरिए ही किया जाता है। अगर किसी चीज को इंडिया से यूएसए भेजा जा रहा है या इंडिया से वियतनाम भेजा जा रहा है या फिर इंडिया से श्रीलंका भेजा जा रहा है, इस सारे ट्रेड में से 95% जो ट्रेड है ना वो वाटरवेज के जरिए ही किए जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वाटरवेज कितना इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि अगर वाटरवेज नहीं होगा तो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हम किसी भी चीज को इजीली एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले तुम ये जान कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ना वो 7,516.6 किलोमीटर लंबा है जिसमें कि 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं। और इंडिया का जो 95% फॉरेन ट्रेड होता है यानी कि इंडिया का जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बाकी सारी कंट्रीज के साथ वो 95% सी रूट के थ्रू ही होता है। तो ये जो पोर्ट्स है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की इकोनॉमी में। जो कंडला पोर्ट है जो कि कच्छ गुजरात में है वो पहला पोर्ट था जो इंडिया में बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। और ये पोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन स्टेट्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और मुंबई में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो कि बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और काफी स्पेशियस है यानी कि काफी बड़ा पोर्ट है। और इस पोर्ट का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये पोर्ट इस विजन से बनाया गया था कि ये मुंबई और उसके आसपास के सारे रीजन के जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको हैंडल कर सके। और जो अगला पोर्ट है वो है मार्मागांव पोर्ट जो कि गोवा में है और ये मेनली आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और मार्मागांव पोर्ट से इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट होता है। फिर जो अगला मेजर पोर्ट है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट है जो कि कर्नाटका में है और इसका भी यूज आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि कुद्रामुख माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो अगला मेजर पोर्ट है वो है साउथ वेस्टर्न रीजन में जो कि है कोची पोर्ट और ये एक नेचुरल हार्बर है। और अगला पोर्ट जो साउथ ईस्टर्न रीजन में है जो है टूटीकोरिन पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। और चेन्नई में इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। और इंडिया का जो सबसे वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट और यहाँ से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर आता है पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है और यहाँ भी आयरन ओर ही एक्सपोर्ट होता है।
फिर आता है कोलकाता इनलैंड रिवरइन पोर्ट, और इसे ज्यादातर इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के ऊपर बना हुआ है। और फिर आता है हल्दिया पोर्ट, जिसे बनाया गया था कोलकाता पोर्ट के ऊपर बढ़ते हुए प्रेशर को देख के, जैसे कि कोलकाता पोर्ट का जो कुछ ट्रैफिक है वो हल्दिया पोर्ट मैनेज कर पाए। तो ये थे इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स। अब हम अगले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। तो हमारा अगला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयरवेज। तो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और एयरवेज के थ्रू हम किसी भी टाइप ऑफ टेरेन के ऊपर से ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, ओशियन हो, डेजर्ट हो, किसी भी टाइप का लैंड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें प्लेन से ऊपर से उड़ के जाना होता है, और इसके कारण हमारा काफी टाइम सेव होता है। और एयरवेज को इंडिया में 1953 में नेशनलाइज किया गया था, और इंडिया में ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस है जो प्राइवेट फ्लाइट्स का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एरोप्लेन्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी एयरवेज का पार्ट है, और इंडिया में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो कंपनी है वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, स्पेशली ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि वो अपने ऑफशोर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। यानी कि लैंड से बाहर जो सी वाले एरिया में ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होता है, वहां तक का एक्सेस मिल पाए हेलीकॉप्टर के थ्रू। एक और इन्फॉर्मेशन ले लो कि इंडिया में 2 टाइप्स के एयरपोर्ट्स होते हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरा डोमेस्टिक। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं, चाहे वो इंडिया से किसी और कंट्री में जाने के लिए हो, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम इंडिया के अंदर वाले पार्ट में ही ट्रैवल कर पाते हैं। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है क्या? अब हमारा अगला टॉपिक आता है वो है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में तुम अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने ऑफिस के बॉस से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, लेकिन वही मास कम्युनिकेशन में तुम लार्ज ऑडियंस से बात करते हो, जैसे कि मैं तुम सबसे यूट्यूब के जरिए बात कर रहा हूँ, तो ये है मास कम्युनिकेशन। लेकिन वही अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता तो वो हो जाता पर्सनल कम्युनिकेशन। तो आई होप सो तुम्हें पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग इंडियन पोस्टल नेटवर्क को कैसे भूल सकते हैं। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी कि पोस्टल सर्विसेज से सिर्फ तुम कार्ड या फिर लेटर ही भेज सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम बड़े बड़े सामान को भी भेज सकते हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, सोफा या छोटे मोटे बुक्स हो गए। तो चलो एक एक करके समझते हैं। देखो जो पोस्टल सर्विस होता है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल और 6 मेल चैनल्स। फर्स्ट क्लास मेल में जनरली कार्ड्स और लेटर्स ही भेजे जाते हैं, और जो कार्ड्स और मेल्स है ना, वो यूजुअली एयर और लैंड के जरिए भेजे जाते हैं। और जो सेकंड क्लास मेल होता है ना, उसमें थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भेजे जाते हैं, और जो सेकंड क्लास मेल होता है ना, उसमें थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भेजे जाते हैं, जैसे कि बुक्स, कोई छोटे मोटे पैकेट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, वगैरह वगैरह। और सेकंड क्लास मेल यूजुअली लैंड या फिर वाटर बॉडीज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकंड क्लास मेल को एयरवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। फिर आता है 6 मेल चैनल्स। इसमें बड़े बड़ी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो 6 मेल चैनल्स होता है ना, वो यूजुअली सिटी या टाउन के अंदर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इसे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़ी दूरी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखो 6 मेल चैनल्स के अंदर डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ चैनल्स के नाम लूंगा जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। हमने मेल्स के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। यानी कि ये जो तुम फोन से कॉल वगैरह घुमाते हो ना, वीडियो कॉल वगैरह करते हो, ये सब आता है टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर। मैं तुम्हें बता दूं, इंडिया का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। देखो इसमें शौक होने वाली कोई बात नहीं है, इंडिया का पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बात भी तो यही होगा। और तो और इंडिया के 2/3 विलेजेस में एसटीडी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। मतलब वही सिक्का डाल के जो तुम लोग बात करते हो ना, वो भी एसटीडी फैसिलिटीज के अंदर ही आता है। और ज्यादातर विलेजेस में 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी अवेलेबल होता है। इसका मतलब तो इंडिया में कहीं भी रहो, तुम लोग आसानी से किसी से भी बात कर पाओगे, तुम्हें कम्युनिकेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी तक तुम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ये थे तुम्हारे पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि तुम अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तुम्हारे किसी दोस्त से बात करना हुआ या किसी रिलेटिव से बात करना हुआ, तो उस चीज के लिए तुम इन मेथड्स का यूज करते हो। तो अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मास यानी कि मासेस से कम्युनिकेट करने के लिए मास कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। जैसे कि टीवीज, रेडियोज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और इनका यूज ज्यादातर न्यूज स्प्रेड करने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। और हमें मास कम्युनिकेशन के 2 एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। पहला है तुम्हारा ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी बोला जाता है, और दूसरा है दूरदर्शन यानी कि नेशनल टेलीविजन। तो जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये हमारे कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और ये बहुत ही पुराने जमाने से लोगों का न्यूज का सोर्स है। सिर्फ न्यूज का ही नहीं, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है।
और इसमें बहुत ही अलग अलग वेराइटी के प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में हो। ऑल इंडिया रेडियो में आ रहे प्रोग्राम सभी लोगों को समझ में आते हैं और सभी लोगों तक न्यूज़ पहुंच पाता है। और जो दूसरा मास कम्युनिकेशन का मेथड है वो है दूरदर्शन, यानी कि नेशनल टेलीविजन। ऑल इंडिया रेडियो में हम न्यूज़ को सुनते थे, दूरदर्शन में हम न्यूज़ देख भी सकते हैं। और जो दूरदर्शन का नेटवर्क है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का नेटवर्क है और इसमें हर तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो। और इसमें प्रोग्राम्स हर एज ग्रुप के लोग के लिए आते हैं, चाहे वो बड़े लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। और जो अगला मास कम्युनिकेशन का मेथड है वो न्यूज़पेपर है। और इंडिया में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है, चाहे फिर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू में हो। ये तीनों मेजर लैंग्वेजेस है जिसमें ज़्यादातर न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं। और न्यूज़पेपर्स के साथ साथ फिल्म्स भी एक मास कम्युनिकेशन के मेथड है। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है शॉर्ट फिल्म्स का। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये सर्टिफाई करती है सारे शॉर्ट फिल्म्स को या फिर रीजनल फिल्म्स को भी। ये तो तुम्हारे सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स। अब अगले टॉपिक को देख लो। अब चलो थोड़ा गपशप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेड होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट या फिर कंट्री से हम ट्रेड कहते हैं। देखो, जब ट्रेड का एक्सचेंज अमंग पीपल या स्टेट हो तो उसे हम लोकल ट्रेड कहेंगे, लेकिन वहीं जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज हो जाता है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड एयरवेज, सी और लैंड तीनों के जरिए होता है, लेकिन इंडिया में मेनली इंटरनेशनल ट्रेड वाटरवेज के जरिए किया जाता है। देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया का कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कंट्री में कुछ चीज ज्यादा होता है, वहीं कुछ चीज की कमी होती है और उस कमी को फुलफिल करने के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लो 2 कंट्री है, एक कंट्री में बहुत ही हाई अमाउंट में पेट्रोलियम पाया जाता है, वहीं दूसरी कंट्री में हाई अमाउंट ऑफ कोई मेटल पाया जाता है। कंट्री ए को मेटल चाहिए और कंट्री बी को पेट्रोलियम चाहिए, तो दोनों कंट्री आपस में इंटरनेशनल ट्रेड कर लेंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से हर कंट्री को बहुत सारी चीज चाहिए होती है, तो वो दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है उस चीज के बदले, तो इसलिए उसे दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ता है। अब हम लोग समझेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। देखो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, और वहीं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जिस कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का एग्जाम्पल तुम पाकिस्तान ले सकते हो और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का एग्जाम्पल तुम यूएसए ले सकते हो। और क्या तुम्हें पता है, इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्टवेयर जायंट भी बोला जाता है। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज से बहुत ज्यादा कमाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है टूरिज्म एज ट्रेड। तो फॉरेन टूरिस्ट के इंडिया आने से भी इंडिया को काफी प्रॉफिट होता है, क्योंकि उससे भी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। और 2014 के बाद 2015 में फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया में आना 4.5% से बढ़ गया था। और 2015 के डेटा के हिसाब से 1,35,000 करोड़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन टूरिस्ट के थ्रू आता है। और 2015 में 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया विजिट किया था। कोविड-19 के बाद से ये डेटा थोड़ा अलग हो सकता है, तो वो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे डाल दूंगा। फॉरेन टूरिस्ट के आने से इंडिया का कल्चर प्रमोट होता है, और जिस भी एरिया में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं और वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉफिट होता है। और फॉरेन टूरिस्ट के आने से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का जो कल्चर है वो भी प्रमोट होता है और लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं और लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो ये थे टूरिज्म एज ट्रेड के बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ जल्दी से इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो बस मिलते हैं अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।